Hello, am I audible to everyone? Hello, hello, am I audible to everyone? आवाज है? Good evening to all of you. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई कैसे करें। तो इसको हम लोग ने एक तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, उसके बाद हम लोग ने सेमी लीनियर और उसके बाद कॉसी लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है? जो पी एक्स वाई मतलब पी क्यू और जेड ये तीनों में लीनियर, और उसका फॉर्म क्या होना चाहिए? पी के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका वो कुछ एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए या फिर कोई एक कांस्टेंट हो सकता है। ऐसे क्यू एक एक्स वाई का फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट हो सकता है। ऐसे यहाँ पे आर का जो कोएफिशिएंट है ये भी एक्स वाई का फंक्शन होगा और एक अलग से एक्स वाई, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब इसी में अगर मैं इसको जेड को हटा दूं, इसको कुछ जेड का फंक्शन दे दूं, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लीनियर। मतलब जो पी क्यू में तो लीनियर है बट जेड में लीनियर नहीं होगा, उसको बोलते हैं सेमी लीनियर। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं एक्स वाई और जेड, तो ये अपने पास क्या आ जाता है? कॉसी लीनियर। कॉसी लीनियर भी पी क्यू और जेड में लीनियर, पी और क्यू में ही लीनियर है, बट इसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा कि जिसका कोएफिशिएंट है वो भी जेड का फंक्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉसी लीनियर। और जो इन तीनों फॉर्म में नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बनता है। तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कि सेमी लीनियर, लीनियर, कॉसी लीनियर और नॉन लीनियर। उसके बाद हम लोग ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें भी या तो अपने को आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है या तो आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना है। या तो आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को। अब यहां से अपने पास क्या आता है? हम लोग फॉर्मेशन करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं? एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में करो। अगर अपने को पीडीई मिल गया तो ठीक है, कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। नहीं एलिमिनेट होता है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर वो फिर भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो फिर से करो। उसके बाद हम लोग ने सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। अब सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का पीडीई देखा था। फर्स्ट ऑर्डर के पीडीई में वो भी एक स्पेशल फॉर्म का था कि कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। ये टाइप के जो फंक्शन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक लैग्रेंजस इक्वेशन है। और लैग्रेंजस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैग्रेंजस के ऑक्सिलरी इक्वेशन का, जो कि dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू और dz अपॉन आर इस फॉर्म में होता है। कहीं कहीं z यूज किया रहेगा, कहीं कहीं पे u। वो डिपेंड करता है कि u एक्स वाई का फंक्शन है या फिर z मेरा एक्स वाई का फंक्शन है। अगर z के फॉर्म में दिया होगा तो यहाँ पे z है, अगर u दिया होगा तो u। अब ये क्या बनता है अपने पास? ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी भी दो को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और वहां से अपने को कांस्टेंट मिलेंगे C1, C2 और C3। इसमें से कोई भी दो यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपना ऑप्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी दो कांस्टेंट को चूज करते हैं। और पहले कांस्टेंट को uxy और दूसरे कांस्टेंट को vxy। तो ये मेरे पास एक u और v मिल जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन होता है फाई ऑफ
u v इज इक्वल टू 0। या तो इस फॉर्म में लिखेंगे, या तो u इज इक्वल टू फाई ऑफ v और v इज इक्वल टू फाई ऑफ u। तो ये अपने पास लैग्रेंजेस टाइप का आ गया। किसी किसी केस में क्या होता है, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता तो हम लोग मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं, और मल्टीप्लायर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी पी क्यू आर दिया है इसको कुछ एल एम एन से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कुछ इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर इसका जो सॉल्यूशन आता है, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो y इज इक्वल टू एक्स सी, अगर आर्बिटरी कांस्टेंट है, अगर इसको एलिमिनेट कर दूंगा तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये अपने पास आर स्क्वायर का एक सरफेस, आर स्क्वायर का एक सबसेट है, मतलब ये एक कर्व बनेगा। आर स्क्वायर के अंदर क्या बनता है, ये कर्व बनेगा। लेकिन जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो अपना कुछ जेड एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये आर क्यूब के अंदर एक सरफेस बनता है। तो इसीलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कर्व। ऐसे यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल सरफेस बोलते हैं। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि इंटीग्रल सरफेस कैलकुलेट करना है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर मान लो ये इंटीग्रल कर्व किसी कर्व से पास हो रहा है, मान लो कोई एक कर्व दिया है और उस कर्व से मेरा ये इंटीग्रल सरफेस यहां से पास कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपने पास कर्व दिया है उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, एक्स ऑफ टी वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ टी। इसका यूज करके हम लोग C1 और C2 के बीच में कुछ रिलेशन निकालते हैं, और C1 की वैल्यू अपने को पता ही है एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, C2 भी कुछ एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ से कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और सिर्फ अपने पास क्या बनता है, एक तो जेड एक्स वाई इसके टर्म्स में, तो एक कर्व आ जाता है जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं कॉची प्रॉब्लम, ठीक है। तो लैग्रेंजेस का यूज करके पहले सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद उसका जो सरफेस है वो किसी कर्व से पास हो रहा है, उस कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं और वहां से एलिमिनेट करते हैं पहले टी को और उसके बाद कांस्टेंट को। तो यहां तक हो गया था अपना। यहां तक क्लियर है सबको? और एक हम लोग ने सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, इसका क्लासिफिकेशन कि अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अपने पास हाइपरबोलिक, अगर ये लेस देन 0 है तो एलिप्टिक, अगर ये इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक। मतलब जो भी डोमेन है, जिस डोमेन पे ये पॉजिटिव आएगा एस स्क्वायर माइनस 4RT हाइपरबोलिक, लेस देन 0 है तो एलिप्टिक, और इक्वल है तो पैराबोलिक। तो यहां तक अपना लास्ट लेक्चर में हो चुका है। तो पिछले लेक्चर में किसी को डाउट है? ठीक है, तो एक तो ये इसका वो निकालना था ना, बाकी एक्स जेड पी माइनस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका एक तो डायरेक्ट आ गया था जब हम लोग इसका लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो dx बाय जेड dy बाय माइनस वाई जेड और dz बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास log x माइनस log y प्लस log c, इसको ये साइड लेके आएंगे तो c इज इक्वल टू एक्स वाई। एक तो ये मिला था। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके इसको 0 बनाते हैं। और थोड़ा ध्यान से देखो, ये मेरे पास xz है माइनस yz है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको y से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको z से, तो 0 आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड, मतलब ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। क्लियर है सबको?
तो मल्टीप्लायर्स अपने पास जो LMN है वो क्या आ रहा है, x y z, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू, ये कुछ कांस्टेंट आएगा, 2 को ये साइड ले लेंगे C2, तो ये अपने पास सेकेंड आ गया। तो ठीक है, तो यहां से अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है सबको ये? ठीक है, ये समझ में आया सबको? इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा अलग अलग तो जीरो आना चाहिए। उसके बाद फिर जब ऐड करेंगे तो ये dx प्लस dy प्लस dz अपॉन में जीरो आएगा। जीरो आ रहा है मतलब dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू जीरो, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x y और z, और इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा अपने पास। तो ये तो हो गया अपने पास कॉची प्रॉब्लम। अब जैसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले क्या किए थे, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन थे और जितने भी मेथड थे उनका यूज करके पहले सॉल्व किए, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब एक कर्व को, कोई दूसरा कर्व लेंगे हम लोग, कोई भी कर्व जो इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कर्व किसी को 90 डिग्री से नहीं कट करता, डायरेक्ट हम लोग पता नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके नॉर्मल में उस ये किसी कर्व से पास हो रहा होगा, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। कब, जब इस कर्व का टेंजेंट इस कर्व के टेंजेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर और ये इसका टेंजेंट, ठीक है। अगर इस कर्व का टेंजेंट, अगर इस कर्व के टेंजेंट का नॉर्मल बन गया या फिर इसका नॉर्मल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं, और इसके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, कि अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इस रिलेशन का यूज करके अपने को इसका स्लोप मिल जाता है, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करके ये कर्व निकालते हैं। वैसे ही अपने को यहाँ पे भी करना है, मतलब एक ऐसा सरफेस निकालना है। तो यहाँ पे भी मान लो एक सरफेस गिवन है R³ के अंदर, मुझे क्या करना है, इसका एक ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और इसके परपेंडिकुलर में कोई कर्व होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। अगर वो इसके ऑर्थोगोनल है तो दोनों का जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो पहले दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और उनका इनर प्रोडक्ट से अपने को कोई रिलेशन मिलेगा, और उस रिलेशन को सॉल्व करके अपने को सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो अपने को क्या करना है, ऑर्थोगोनल सरफेस कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन है, अच्छा कुछ कॉची प्रॉब्लम के पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाला समझ में आया सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे है? कुछ और प्रॉब्लम है वो भी कर लो पहले कॉची का, उसके बाद फिर ये करते हैं। ये वाला सॉल्व करो, कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ, द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन पासिंग थ्रू द इक्वेशन, निकालो फटाफट। यहाँ पे जीरो दिया, इसका मतलब डी जेड के नीचे जीरो आएगा, और डी जेड के नीचे कुछ भी जीरो आ गया, इसका मतलब डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है।
आया ये? सिंपल है, ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आया किसी का? यहां तक आया सबका? हम्म। तो एक कांस्टेंट अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया और एक अपने को जेड मिल रहा है। अब उसमें ये जो सरफेस है ये कहाँ से पास हो रहा है? x इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x तो फिक्स वैल्यू है, तो मैं एक काम करता हूँ y को टी पुट कर देता हूँ, तो z की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर। तो यहाँ से C2 क्या आ जाएगा अपने पास? x तो 0 है, y के प्लेस पे टी पुट करेंगे तो ये टी स्क्वायर, और यहाँ से C3 z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर। तो इसका मतलब C2 इज इक्वल टू C3 आ गया। तो C2 इज इक्वल टू C3 मतलब z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो ये अपने पास z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। समझ में आया सबको ये? ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसमें अपने को क्या करना है? ये डायरेक्ट ऑप्शन से ही हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी इस इक्वेशन का मतलब, ये जो अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अगर इसमें से ये किसी का भी सॉल्यूशन है और अगर इससे पास हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 2। तो इससे अपना ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 4 है और यहाँ पे कह रहा है 0। तो बचा बी और डी। तो इसमें से सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सिर्फ सी बी वाला जो ऑप्शन है ना, ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जब मैं इसका फॉर्मूला लूंगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला लूंगा, उसमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पुट करो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे 4, तो जो 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई आएगा ना, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन से नहीं आ जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से सिर्फ ये चेक करना था कि कौन सा बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है सबको ये? क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होगा एटलीस्ट वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें ए सी डी तीनों नहीं कर रहे, सिर्फ बी वाला ऑप्शन कर रहा है। ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन। देखो पहले बता देता हूं। मान लो ये अपने पास एक इंटीग्रल सरफेस आ गया, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और इसके नॉर्मल, ये मान लो कोई नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर का अपने को डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है।
और इसका जो डायरेक्शन क्वेश्चन गिवन है ना, तो वो अपने पास क्या गिवन है, जैसे वहां पे हम लोग dy बाई डी एक्स लेते हैं टेंजेंट, ऐसे यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल जेड, और डेल एफ बाय डेल वाई, और डेल एफ बाय डेल जेड। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, डायरेक्शन रेशो आ गया। अब क्या करना है, इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसका भी कुछ डायरेक्शन रेशो होगा, तो उसका डायरेक्शन जो रेशो होगा डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, और -1। अगर ये इसके ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, 0। तो एक काम करता हूँ, इसको p ले लेता हूँ, इसको q और इसको -1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस q इंटू डेल एफ बाय, और ये माइनस, अच्छा हाँ, इसको बोलते कुछ और है, मैं सिर्फ यहाँ पे डेल बोलता हूँ, बाकी इसको बोलते डेबा है। हाँ ठीक है, तो डेल आदत में हो गया, इसके लिए डेल बोलते हैं, बाकी इसको बोलने का रहे कहीं ऑफिशियली तो इसको डेबा बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको। तो ये अपने पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ डेल एफ बाय डेल जेड। ये किस फॉर्म में आ गया अपना, हम्म, तो ये लैग्रेंजस फॉर्म में आ गया, और इसको सॉल्व करने अपने को आता है। मतलब ये अपने पास जो कैपिटल P की वैल्यू है वो डेल एफ बाय डेल एक्स है, जो कैपिटल Q है वो डेल एफ बाय डेल वाई है, और जो R है वो अपने पास डेल एफ बाय डेल जेड है। और जो F होगा ना, ये एक लेवल कर्व है। लेवल कर्व मतलब जितने भी एक्स वाई जेड है उसको एक साइड रखो, बाकी जितने भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड में रखो। ठीक है, तो ये अपने पास एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। तो लेवल कर्व के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है वो, और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर में जितने भी कर्व होंगे उनके डायरेक्शन रेशियो ये। तो ऑर्थोगोनल के लिए इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। उससे अपने को ये रिलेशन मिल गया, जो कि एक लैग्रेंजस इक्वेशन के फॉर्म में, और ये सॉल्व करने अपने को आता है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सरफेस, जो अपने पास सरफेस गिवन है उसके साथ कैसे रहेगा, ऑर्थोगोनल रहेगा। क्लियर है सबको ये, तो सरफेस ऑर्थोगोनल टू गिवन सरफेस, ये समझ में आया सबको। तो जस्ट अपने को ये रिलेशन याद रखना है, ये सब नहीं भी याद रहेगा, सिर्फ ये याद रखना है कि जो कैपिटल P की वैल्यू होगी वो डेल एफ बाय डेल एक्स है, कैपिटल Q इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल वाई, और कैपिटल R इज इक्वल टू डेल डेल एफ बाय डेल जेड। क्लियर है सबको ये, चलो कैल्क, ठीक है सॉल्व करो इसको, चलो।
हाँ पहले वो तो कांस्टेंट आएगा ना, सबको ये साइड लेके आ, वो अपने पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, ये पहले अपने को लेना है। तो अपने को गिवन क्या दिया है, जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स 3z+1। तो देयर फोर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 3z+1। तो इसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई अपॉन 3z+1, ठीक है। अब सब धीरे धीरे निकालो, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल जेड। ये जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखो, डी एक्स बाय डी वाई अपॉन और डी जेड। इसके नीचे ये लिखते हैं, इसके नीचे ये, और आया किसी का? क्या आ रहा है? हाँ बोलो। बोलो क्या है सॉल्यूशन?
यहां तक आया सबका? आगे कैलकुलेट करो अभी। ये आया C1 क्या आ रहा है, पहले ये बताओ। C1, हाँ, x-1 और C2, C2 क्या आ रहा है? y इंटू एक्स माइनस, हम्म हम्म ये आ रहा है। सबका यही आ रहा है। ये कुछ मल्टीप्लाई करने से जीरो नहीं आ रहा है, ये तो सेम सेम है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देते इसको वाई से, और इसको जो भी टर्म है तो जीरो आ जाएगा ना ये। यहां तक आया सबका? ठीक हो, सबसे पहले हम लोग क्या किया, ये अपने पास जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा सबसे पहले इसको क्या करो, कांस्टेंट को एक साइड रखना है, बाकी जो भी एक्स वाई जेड का टर्म है उसको एक साइड लेके आना है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब ये एक्सप्रेशन को हम लोग ने सी के फॉर्म में लिखा तो अपने को क्या मिला, जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई अपॉन 3z+1। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब इसका यूज करके अपने को ये अपने को एक लेवल कर्व मिल गया। अब इसका यूज करके अपने को क्या निकालना है, इसका जो नॉर्मल होगा इस लेवल करके उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो उसका डायरेक्शन रेशियो मतलब एक एक्स डायरेक्शन में उसका डेरिवेटिव, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में क्या आ रहा है, जेड अपॉन 3z+1, वाई डायरेक्शन में जेड अपॉन 3z+1। इसको जस्ट पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 और ये 0, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, जेड अपॉन 3z+1। ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म 0 आ जाएगा, वाई का 1, तो जेड अपॉन 3z+1। ठीक है, अब इसको जब जेड के टर्म्स में करेंगे तो एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे, जेड अपॉन 3z+1 को करना। तो यहाँ पे यू अपॉन वी रूल लगा के अपने पास ये सिर्फ 1 अपॉन 3z+1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 3z+1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होती है कैपिटल पी की, ये कैपिटल क्यू और ये कैपिटल आर। तो अपने पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर। तो dx अपॉन पी, तो p क्या है अपने पास, z अपॉन 3z+1, तो z अपॉन 3z+1। ऐसे ये भी z अपॉन 3z+1 और r की वैल्यू पुट कर दी। अब इस सबको क्या किए, 3z+1 से डिवाइड कर दिए। जब 3z+1 से डिवाइड किए तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक 3z+1 बचेगा, यहाँ पे भी 3z+1 बचेगा, और ये कैंसिल होकर सिर्फ x प्लस वन। ठीक है, अब जब मैं ये दोनों इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को, तो अपने को क्या मिल रहा है, ये पूरा कैंसिल होके x dx इज इक्वल टू dy, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू C1। तो पहला कांस्टेंट आ गया। जहां तक क्लियर है सबको, यहां तक किसी को डाउट है? तो ये जो ऑर्थोगोनल वाला काम है ना, यहाँ पे पूरा हो गया। अब ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, लैग्रेंजियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक कांस्टेंट तो मिल गया, बट अब अपने को सेकेंड कांस्टेंट निकालना है।
उसमें क्या कर सकते हैं, एक तो मैं सॉल्यूशन का यूज करके निकाल सकता हूं, दूसरा कुछ मल्टीप्लायर यूज करके जीरो बना दूं। क्या है अपने पास, x प्लस वाई ना। देखो यहाँ पे z इंटू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा, 3z स्क्वायर प्लस z, और यहाँ पे 3z स्क्वायर प्लस z, और ये x प्लस वाई। ठीक है, मैं अगर इसको, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, 3z स्क्वायर प्लस z से मल्टीप्लाई कर दूं इस x को, और इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3z स्क्वायर प्लस z से मल्टीप्लाई करके इसको y से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और ये प्लस करके इसको माइनस, हाँ हाँ हाँ, उसका भी यूज